नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। आज से 24 घंटे 24 रिपोर्टर नए रंग, नए जोश और नए तेवर के साथ अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की 24 बड़ी खबरें देख लेंगे। तो सुबह अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस शो की 4 बड़ी खबरें संवाददाता अंकित के साथ देखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का विवाद, 36 कॉलेजेस में कल एडमिशन नहीं होंगे। हमारे संवाददाता प्रशांत के साथ चीनी पर चिकचिक, आयात शुल्क बढ़ाकर सरकार बोली महंगी नहीं होगी चीनी। हमारे संवाददाता पंकज झा आपको बताएंगे साई वर्सेस शंकराचार्य की कहानी। क्यों साई बाबा पर शंकराचार्य ने खड़े किए सवाल। निपुण सहगल के साथ देखेंगे मिस्र के हालात। मिस्र में अल जजीरा के पत्रकारों को सजा। आगे सबसे बड़ी खबरों में देखिए देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे 60,000 छात्रों का भविष्य लटक गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 36 कॉलेज में कल से नहीं होंगे दाखिले। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। डीयू के 36 कॉलेजों के प्रिंसिपल ने बैठक में तय किया है कि मंगलवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इंतजार 4 साल के डिग्री कोर्स के विवाद के सुलझने का है। जब तक अनएम्बिगुअस गाइडलाइंस नहीं दी जाती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तब तक हम एडमिशन प्रोसेस को डेफर करते हैं। वहीं यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 3 साल के कोर्स को ही सही ठहराया गया। डीयू और यूजीसी की लड़ाई में 60,000 छात्रों का भविष्य लटका हुआ है। डीयू 4 साल के डिग्री कोर्स पर अड़ी है तो यूजीसी ने 3 साल के कोर्स चलाने का आदेश दिए हैं। छात्र संघ और शिक्षक संघ यूजीसी के 3 साल वाले फैसले के साथ हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस चांसलर दिनेश सिंह के 4 साल वाले फैसले के साथ खड़ी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की आपसी लड़ाई ने खूनी रूप ले लिया। 4 साल के कोर्स का समर्थन कर रहे शिक्षकों को छात्र नेताओं ने पीटा। दिल्ली में एक टीवी शो के दौरान शिक्षकों की पिटाई हो गई। ये शिक्षक 4 साल के कोर्स का समर्थन कर रहे थे। आरोप है कि एबीवीपी और एनएसयूआई संगठन के छात्रों ने शिक्षकों की पिटाई की है। दोनों ही छात्र संगठन 4 साल के कोर्स का विरोध कर रहे हैं। 4 साल के कोर्स के खिलाफ लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन आइसा ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास प्रदर्शन किया। वहीं यूजीसी के फैसले के समर्थन में एबीवीपी के छात्रों ने डीयू में विजय जुलूस भी निकाला। अध्यादेश के जरिए ही 4 साल के कोर्स का फैसला लिया गया था और इसे हटाने के लिए भी अध्यादेश ही लाना होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को यूजीसी के निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के कोर्स को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री ने आज यूजीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अड़ियल रवैये पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को पता होना चाहिए कि उनके लिए यूजीसी ही सुप्रीम है और देश की तमाम यूनिवर्सिटी को उसी के निर्देशों का पालन करना होगा। यूजीसी पहले ही कह चुका है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजों को 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स ही लागू करना होगा। स्मृति ईरानी के बयान के बाद डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने आरोप लगाया है कि डीयू की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए साजिश हो रही है। आज एक साजिश के तहत यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर आज हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो हम क्या कोर्स पढ़ाएंगे ये हम अगर तय नहीं कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी का अस्तित्व का अंतिम कील के रूप में साबित होगा। कोर्स को लेकर चल रहे विवाद के बाद नहीं लगता कि कल से दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदिता नारायण है। मैम, जो कंफ्यूजन है, क्या लगता है कि डीयू के एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसका हासिल भी नर्सरी एडमिशन की तरह होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इसमें बड़ा साफ है कि अगर आप 3 से 4 साल करने जा रहे हैं तो आप बिना फाइनेंशियल कमिटमेंट के आप कर ही नहीं सकते। इतना ज्यादा खर्चा कोई यूजीसी भी नहीं सैंक्शन कर सकती है। आज शाम तक कट ऑफ आना था, कल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और कंफ्यूजन की स्थिति है पूरे कैंपस में। 1 हफ्ते के अंदर पूरा कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगा और वो बहुत बड़ा समय नहीं है। वाइस चांसलर को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये उनके दायरे में नहीं आता है। नेशनल पॉलिसी के दायरे में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी काम कर सकती है। आप चाहेंगे कि वो पद पर बने रहें? बिल्कुल नहीं बने रहे। हमारे तो पहले से डिमांड है डूटा का कि जो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बर्बादी की है, इनको तुरंत हटाना चाहिए यहाँ से। अब चीनी भी महंगी हो सकती है।
सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने 4 ऐलान किए। चीनी पर आयात शुल्क 15 से बढ़ाकर 40% होगा। चीनी निर्यात पर जारी सब्सिडी सितंबर तक जारी रहेगी। पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल मिलाने को इजाजत होगी और गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिल मालिकों को बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। तो हम सारे इंसेंटिव्स तभी कि दिया जाएगा, जबकि मिल मालिक इस बात की गारंटी लें कि किसान का जो बकाया है वो 11,000 करोड़ वो पेमेंट कि करेंगे। हालांकि बाद में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने यह दावा किया कि चीनी के दाम नहीं बढ़ने वाले। डोमेस्टिक मार्केट में इस समय गलत है तो 1 से 2 रुपए के बीच में ये रहना चाहिए। एकदम झटके से इन्होंने 15 से 40% की है, 15 से 25 करते तो शायद उतना उछाल नहीं आता। तो सरकार कहती है कि चीनी का 1 साल तक स्टॉक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ाने से चीनी के दाम 1-2 रुपए बढ़ सकते हैं। तो क्या महंगाई का एक और करंट लगने वाला है? आगे बढ़ते हैं और आगे देश की बड़ी खबरों में पंकज झा के साथ देखिए बहस साई वर्सेस शंकराचार्य की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान में शिरडी के साईं बाबा की पूजा को ही गलत बताया है। स्वरूपानंद ने कहा है कि साईं बाबा के मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब मुस्लिम वहां पूजा के लिए जाते ही नहीं है तो फिर एकता कैसी? शंकराचार्य ने कहा है कि साईं बाबा की पूजा के पीछे हिंदू धर्म को बांटने की ब्रिटेन की साजिश का हिस्सा है। ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? स्वामी स्वरूपानंद की माने तो साईं बाबा की पूजा को लेकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि वो भगवान है ही नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान को साईं बाबा ट्रस्ट ने गलत बताया है। जिस तरह से शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया है तो एकदम पूरा बेबुनियाद है। आज बाबा के समाधि लेके 100 साल 2018 में पूरे हो रहे हैं और 100 साल के बाद ये शंकराचार्य आज जाके आप यहाँ कह रहे हैं तो ये बुरी गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, जिनके दर्शनों के लिए रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान का विरोध कर रहा है संत समाज। हरिद्वार के कई संतों ने कहा है कि उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। जगत गुरु का जो ये कहना है वो बिल्कुल गलत है और अभद्र है और जगत गुरु को इस संबंध में अपने बयान वापस लेना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। संतों के विषय में संत अगर खंडन करता है तो उसका समाज में संदेश गलत जाता है। संत समाज भले ही बयान को लेकर स्वरूपानंद से माफी मांगने की बात कर रहा हो, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है। व्यापम घोटाले में अपने परिवार के लोगों पर लग रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की धमकी दी है। सर, व्यापम घोटाले में व्यक्तिगत आरोप लगाए सर कांग्रेस ने सर मानहानि का सारे उत्तर मिल गया। मैं जो भी मुझे देना है मानहानि की तैयारी कर रहा हूँ और कोर्ट में जवाब लूंगा सब। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला शिवराज सिंह के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। मंत्रियों नेताओं के बाद अब कांग्रेस उनके परिजनों पर भी आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अभिनेता आमिर खान अपने शो में दिखाई गई सामाजिक समस्याओं पर की बात। आमिर खान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके शो सत्यमेव जयते में जिन मुद्दों को उठाया गया था उन पर ध्यान दिया जाएगा। आमिर ने अपने शो के लिए वोट फॉर चेंज कैंपेन चलाया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रसारित हुए एपिसोड्स में राजनीति में अपराधीकरण से लेकर जाति के आधार पर वोट न करने जैसे मुद्दों को भी दिखाया गया था। पीएमओ ने आमिर के साथ मुलाकात को सिर्फ कर्टसी कॉल बताया। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी को खाली कराने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज बीएमसी की टीम ने बिल्डिंग में बने अवैध फ्लैट्स की बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काट दिए हैं। बीएमसी की टीम ने आज कैंपा कोला सोसाइटी पहुंचकर अवैध फ्लैट्स के बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काट दिए। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के आश्वासन के बाद कैंपा कोला सोसाइटी के लोग अपने फ्लैट्स को बीएमसी को सरेंडर करने को राजी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैंपा कोला सोसाइटी में बने अवैध फ्लैट्स को तोड़ा जाना है।
इसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है। कैंपाकोला सोसाइटी के घोटाले से एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि सरकार और बिल्डरों की गलती की सजा वो शख्स क्यों भुगते जो अपनी सारी जिंदगी की कमाई एक अदद आशियाने के लिए लगाता है। बदायूं में हुई 2 लड़कियों की हत्या के मामले में सीबीआई अब लड़कियों के अभिभावकों समेत 4 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेगी। इस मामले में चारों लोगों ने सीबीआई को अपनी सहमति भी दे दी है। बदायूं में 2 लड़कियों की हत्या के मामले में यूपी के डीजीपी एएल बनर्जी ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि दोनों बहनों की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद हो सकता है। ऐसे में सीबीआई इस मामले की जांच में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी के चलते सीबीआई ने लड़कियों के अभिभावकों, मामले के मुख्य गवाह समेत 4 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला किया है। इन चारों से सीबीआई ने सहमति भी ले ली है और अब कोर्ट की परमिशन के बाद उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। 27 मई की रात बदायूं में एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके मिले थे। परिवार वालों का आरोप था कि दोनों की रेप के बाद हत्या की गई है। करंट लगने से एक छात्र की हुई मौत के बाद गुस्साए छात्रों ने जबरदस्त बवाल मचाया। बिहार के सहरसा में बेकाबू भीड़ ने ट्रेन में आग लगा दी। हंगामे की ये तस्वीरें बिहार के सहरसा की है, जहां करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। बीती रात आई आंधी के चलते जगह जगह बिजली के तार टूट गए थे और इन तारों की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। गुस्साए छात्रों ने घंटों हंगामा किया। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज तक का सहारा लेना पड़ा। गुस्साई भीड़ के हंगामे को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन बिजली विभाग अगर सतर्क रहे तो इस तरह के हादसों को टाला भी जा सकता है। मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस पर उनकी पूर्व लिव इन पार्टनर और मॉडल रिया पिल्लई ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रिया पिल्लई ने पेस और उनके पिता पर घरेलू हिंसा का केस मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दर्ज कराया है और हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ते की मांग की है। रिया ने पेस के पिता पर काटर रोड के घर में आवाजाही से उन्हें और उनकी बेटी को रोकने के आरोप भी लगाए हैं। केस की सुनवाई 30 जून को हो सकती है। लिएंडर पेस और रिया पिल्लई अपनी 8 साल की बेटी की कस्टडी हासिल करने के लिए पहले से ही केस लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक कमांडर को मार गिराया है, जबकि दूसरा मिलिटेंट भागने में सफल रहा है। सोपोर के तारजू इलाके में एक कॉलोनी में मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर के बाद उनकी धरपकड़ का अभियान रविवार शाम शुरू हुआ था। रात में कुछ देर ऑपरेशन रोकने के बाद सुबह दोबारा शुरू हुई कार्रवाई में उस घर को धमाके से उड़ा दिया गया जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। इस कार्रवाई में एक शव बरामद हुआ था जो महमूद का था। महमूद लश्कर का एरिया कमांडर था, जबकि मलबे में दबा दूसरा मिलिटेंट तलाशी के दौरान जिंदा निकला और फायरिंग करता हुआ भाग निकला। सुरक्षा बलों ने फरार मिलिटेंट की तलाश के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोदी सरकार का पहला रेल बजट 8 जुलाई को, जबकि आम बजट पेश किया जाएगा 10 जुलाई को। बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 14 अगस्त तक चलेगा। मोदी सरकार के पहले बजट से अच्छे दिन आते हैं या कड़वी दवा की डोज पिलाई जाएगी, ये जानने के लिए करना होगा बजट सत्र का इंतजार। बजट सत्र 7 जुलाई से 14 अगस्त तक होगा। रेल मंत्री 8 जुलाई को रेल बजट पेश करेंगे। 9 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 जुलाई को देश का आम बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सुस्त पड़ गया है, जिसके चलते आशंका पैदा हो गई है कि देश एक बार फिर अल नीनो के प्रभाव के चलते सूखे की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी वहीं पर अटका हुआ है जहां एक हफ्ते पहले था। गुजरात के तटीय इलाके पर दस्तक देने के बाद मानसून जरा भी आगे नहीं खिसका है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे चुका है, हालांकि ये बहुत प्रभावी नहीं है। दिल्ली में 1 जुलाई के आसपास मानसून पहुंच जाता है, लेकिन मानसून की सुस्ती को देखते हुए इसमें देरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो दिल्ली में मौसम तो रोज बदल रहा है, लेकिन मॉनसून कब आ रहा है इंतजार लाखों लोगों को है। अगली खबर दुनिया की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इराक की हालात और वहां फंसे भारतीयों की दास्तान। इराक में हालात जस के तस हैं। इराकी सैनिकों और विद्रोहियों में जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी बगदाद पहुंचे हैं।
जॉन केरी इराक के अलग अलग धड़ों के नेताओं को एकजुट करने के मकसद से बगदाद पहुंचे हैं। केरी मिस्र होते हुए आए हैं। इस बीच बगदाद के उत्तर पूर्व के बकूबा इलाके में सुन्नी विद्रोहियों और इराकी सैनिकों के बीच जबरदस्त गोलाबारी हुई है। विद्रोहियों के हथियार भी जब्त हुए हैं। सुन्नी विद्रोही गुट ISIS इराक और सीरिया को मिलाकर एक इस्लामिक देश की स्थापना करना चाहता है। इराक में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं, उनमें पंजाब के काफी नौजवान हैं और उन्हीं नौजवानों में से एक बचकर जो वहां से आए हैं किसी तरह से जसपाल सिंह है, जो कि कपूरथला में रहते हैं। पासपोर्ट तो कंपनी के पास होते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है, ना उनको सैलरी मिल रही है, ना पासपोर्ट कंपनी दे रही है। वो बोल रहे थे हमारे को भी घर भेजो कंपनी को, कंपनी बोल रही है भेज देंगे घर, जब कोई मुश्किल आएगी आप काम करो। वो कंपनी ना बाहर निकलने देती है, ना कुछ कहाँ जाने देती है, बस अंदर अंदर रखती है। अगर नींद आती थी 10 मिनट सोता था, वो जाग जाता था, फिर सारी रात जागना पड़ता था, भाई कोई बम ना खलास कर दे। जिस तरह से इन्होंने बताया 31 नौजवान हैं जो कि वहां पर अभी वापस नहीं आ पा रहे, बंधक तरह के बनाया हुआ है कंपनी की तरफ से। इराक में विद्रोहियों के कब्जे में फंसे भारतीय कर्मचारियों की वापसी अभी भी संभव नहीं हो सकी है, लेकिन बसरा के कुछ भारतीय कर्मचारी सुरक्षित वापस लौटे हैं। दिल्ली पहुंचे इन लोगों के मुताबिक वापसी का इंतजाम खुद उनकी कंपनी ने किया। हम बसरे में थे, हमको कोई प्रॉब्लम हुई, हमें कंपनी ने टिकट दिया और सबको जो सुविधा दी कंपनी ने, खतरे से पहले हमको निकाल दिया उन लोगों ने। सरकार का मदद तो हम लोग 250 आदमी था, 250 आदमी का सबका टिकट धीरे धीरे करके 150 जितना हो सका सबका हिसाब उसाब करके टिकट दे दिया। गवर्नमेंट का कोई खास वैसा जरूरत नहीं पड़ा। कुछ इराकी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर भारतीय कर्मचारियों को पासपोर्ट सौंपने में आनाकानी भी कर रही है। मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल अल जजीरा के 3 पत्रकारों को 7 साल की कैद। पूरी दुनिया में हो रही है आलोचना। चरमपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को मदद पहुंचाने के मामले में अल जजीरा के 3 पत्रकारों को मिस्र की अदालत ने दोषी पाया। तीनों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में अल जजीरा के केन्याई संवाददाता, ऑस्ट्रेलिया के पीटर ग्रेस्टे और अल जजीरा अंग्रेजी के कनाडा मिस्र के ब्यूरो चीफ मोहम्मद फहमी हैं। तीसरे आरोपी प्रोड्यूसर बहर मोहम्मद को हथियारों के जुलूस निकालने में शामिल होने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इस मामले में 11 अन्य दोषियों को भी 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कोलकाता मेट्रो में खराबी की वजह से लगभग 1.5 घंटे तक फंसे रहे 200 मुसाफिर। कई यात्रियों की तबीयत भी खराब हो गई। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट और मैदान स्टेशन के बीच सुरंग में 1.5 घंटों तक फंसी रही मेट्रो ट्रेन में करीब 200 मुसाफिर सवार थे। कल्पना कर सकते हैं कि इस दौरान मुसाफिरों पर क्या बीती होगी। कई छोटे छोटे बच्चों तक बेहोश हो गए। 1.5 घंटे तक तकनीकी खराबी दूर हो सकी और ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने पर ही यात्रियों की जान में जान आई। इस घटना से मेट्रो प्रशासन को सबक लेनी चाहिए ताकि ऐसे हालात में यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फुटबॉल वर्ल्ड कप में वरेला की गोल की बदौलत पुर्तगाल और अमेरिका के बीच ड्रॉ पर खत्म हो गया मैच। बीती रात अमेरिका और पुर्तगाल के बीच हुए मुकाबले में अमेरिका में खेल खत्म होने के 30 सेकंड पहले तक 2-1 से आगे चल रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ हो सकता है। अमेरिकी टीम भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की खुशी में डूबती दिख रही थी, लेकिन आखिरी पल में किसी सुपर हीरो की तरह वरेला ने सीन में एंट्री मारी और हेडर से किए शानदार गोल ने अमेरिका पुर्तगाल का मैच 2-2 से ड्रॉ करा दिया। Twist in the final seconds now into the last 30. Oh, and we have! पुर्तगाल को अब टूर्नामेंट में आगे बने रहने के लिए घाना के खिलाफ असरदार जीत दर्ज करनी होगी। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही। कल इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह रहेगी। दिल्ली का एडमिशन विवाद, प्रीति जिंटा कल अपना बयान दर्ज कराएंगी और कोर्ट में सलमान खान की पेशी संभव।